सीबीएसई बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम साइंस के एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करो। सीबीएसई चाहता है कि तुम साइंस के अंदर फेल हो जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इतना गंदा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई देखो, एक तो सबसे पहले तो इस साल का ये जो पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं सीबीएसई ने, जो कि उन्होंने प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा। यहां पर कुछ चेंजेस भी किए गए जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसीलिए पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो ये मिस मत करना। और उसी के साथ में आप लोगों का जो एग्जाम है वो है 20 फेब को, और मेरा भी एग्जाम ऐसा ही था। आप लोगों के एग्जाम के अंदर 5 डेज का गैप है। अब आपको मैं मेरी स्टोरी बताता हूं भाई साहब, सुनो। आपको पता है मेरे साइंस के अंदर, मेरा साइंस का जब भी एग्जाम होता था, मेरे साइंस के एग्जाम में कभी भी मार्क्स नहीं कटते थे। मेरे जो 80 आउट ऑफ जो हाफ ईयरली थे मेरे, उसमें मार्क्स आए थे 79। मैंने मेरे सारे सेक्शंस में टॉप किया था। इसी तरीके से मेरे यूनिट टेस्ट में सब में बहुत अच्छे मार्क्स चल रहे थे, लेकिन सीबीएसई को पसंद नहीं आया। बोला ऐसे कैसे ले जाओगे तुम नंबर? तो उसने क्या किया पता है, साइंस के एग्जाम से पहले मुझे ब्रेक दिया 12 दिन का। 12 डेज का गैप था, लॉन्गेस्ट गैप, मतलब आधे महीने की छुट्टी थी, और उसी में ही फेस्टिवल भी थे, बहुत कुछ था। और एक बार सोचो कि मैंने उसमें ये सोच रहा था कि मैं जैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट करता था, यार अभी तो 12 दिन है, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आज खेल लेते हैं, आज होली खेल लेते हैं, आज दोस्तों के साथ में खेल लेते हैं। पता है सबसे वर्स्ट जो रिजल्ट रहा तो वो मेरा साइंस के रहा था। मुझे आज भी याद है कि जहां पे मेरा 1 मार्क्स कटा था, और इस गैप के बाद में मेरे पास बचे थे बस 60 नंबर 80 में से। समझ रहे हो आप? ये होता है जब आपके पास में गैप ज्यादा होता है। तो इसीलिए साइंस को लाइटली मत लेना, सही ढंग से स्टडी करना। और जिसमें ज्यादा गैप होता है सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए ध्यान देना। तो अब चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, इस साल का जो सैंपल पेपर है इसमें चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। चेंजेस इसमें बस ये किया गया कि आप लोगों को क्लियरली मेंशन्ड है कि यहां पर आप लोगों का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज 50% है। ध्यान से सुनो, 50%। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते, डेफिनेशन नहीं होता, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं होते। इसमें क्वेश्चंस अलग पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, या फिर आपको एक छोटा सा कोई केस दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको यह बताया जाएगा कि एक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पर हम जब मैग्नेटिक नीडल इसके पास लेके जा रहे हैं, इसे दूर लेके जा रहे हैं, तो ऐसा स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है, 2 स्टूडेंट है वो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, कौन सा स्टूडेंट इसमें राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मतलब कि आपसे लॉजिकली थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहां पर एक छोटा सा जो कंपल्सरी चेंज है वो ये है कि जो सेक्शन ए रहेगा इसमें 16 एमसीक्यूज रहेंगे, प्लस ऑफ यहां पर 4 असर्शन और रीजनिंग के डेफिनेटली क्वेश्चंस रहने वाले। फिर उसके बाद में सेक्शन बी के अंदर आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप में 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। 5 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके पार्ट्स आने वाले। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर रहेगा। और ध्यान रहे कि साइंस का एग्जाम है, तो इसमें जब भी आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट लिखने की जरूरत है। 3 मार्क्स के अंदर 3 से 4 पॉइंट लिखना, बस आपको इतना से ध्यान रखना। आप साइंस के अंदर किल कर दोगे, लेकिन पेपर देखने के बाद। सो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट ए, और इसी के साथ में जल्दी से वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको समझना जरूरी है। आप ये समझो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि आपको एक बैलेंस करनी है इक्वेशन को, और इसमें पी क्यू आर को फाइंड करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक और बहुत ही आसान सी ट्रिक बताता हूं, जिसकी हेल्प से कि आप इसे कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी ऑक्सीजन है उसे बैलेंस करने की कोशिश करो। ये लिखो कि LHS में कितनी ऑक्सीजन है। जैसे कि मैंने यहां पर देखा कि LHS में कितनी ऑक्सीजन है, 3 × 2, यहां पर 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि RHS में अभी कितनी ऑक्सीजन है, तो इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके साथ में भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके साथ में 1 मॉलिक्यूल है। तो हमें ये 6 के बराबर करना होगा। तो जब आप देखेंगे कि यहां पर ये 2 है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी ये है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि भैया यहां पर आप क्यों को हटा के 2 लगा दो। अब यहां पे 2 मैंने इसलिए लगाया, अगर मैं यहां पे 2 लगाता हूं NO2 के आगे, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और फिर ये बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कोशिश करी कि मैंने इसको किया। अब जब मैंने यहां पर इस 2 को इंक्लूड किया
क्यों की जगह पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पीबी के 2 एटम हो गए और इधर एक ही एटम है, तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह पे भी क्या कर दिया, 2 को पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के हमने बैलेंस किए, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम है वो तो 6 है, और इधर की साइड अब बढ़ करके कितने हो जाएंगे, 6 × 2 यहाँ पर ही हो जाएंगे 12। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो आपको बैलेंस करना है नाइट्रोजन को। तो अब नाइट्रोजन को जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर हो गए इसके 4, तो और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1, तो हम R की जगह पे लिख देंगे 4। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो आप इसमें लिखेंगे कि LHS में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर उसको बैलेंस करते करते आप इक्वेशन इसमें बैलेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल से। जिनके भी सिलेबस में नहीं आ रहा वो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, जिसके आ रहा है वो ध्यान से सुनो। इसमें कहा गया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाए, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, तो भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड एकमात्र एक ही एलिमेंट जो कि बनाता है वो है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आप इसमें बात याद रखिए। फिर उसके बाद में बोला गया है कि एक मेटल जो कि हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाता है, ये कौन है, ये है गैलियम। तो इसका भी आप लोग याद रखिए। ये तो बस याद रखने वाली चीजें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं कि मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन रिएक्ट करता है, तो आप इसमें देखोगे कि नाइट्रिक एसिड के साथ में बहुत सारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है कि जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता एसिड से, वो कौन है, वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड सबसे नीचे आता है जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें, और इसके नीचे आता है फिर प्लेटिनियम। ठीक है, ये आप इसमें याद रखिएगा। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आपने एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, उसमें मैंने सारी एक्टिविटीज और उनको एक्सप्लेन किया है। तो अब इसमें बोला गया है कि द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू, अब यहां पर बोला गया है कि ब्लब डज नॉट ग्लो, तो यहां पर क्या होगा, ये एसिड नहीं होगा। ठीक है, ये एसिड नहीं होगा और ना ही ये बेस होगा। ठीक है, आपको तो बस ये ध्यान रखना, आपके जो सिलेबस में उसमें एसिड है तो एसिड नहीं होगा। आप देखेंगे एसिड कौन सा इसमें HNO3 एसिड है। फिर उसके बाद में C2H5OH, ये क्या है, ये है हमारा एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, ये है एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसी के ही जो कि सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो वाटर के अंदर क्या करेगा, अपने H+ आयंस को रिलीज कर दे। तो ऐसा कौन होता है, वो होता है एसिड। तो अब कोई भी एसिड हो चाहे से, अब देखेंगे आप इसके अंदर सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ एक डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन हो नहीं सकता। फिर उसके बाद में ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इथेनॉल इन वाटर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 4th वाले का आंसर क्या रहने वाला है, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहने वाला है। तो फिर चलिए हम करते हैं। इसमें बोला गया कि एक एक्वस सॉल्यूशन है ए जो टर्न करता है फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को पिंक में। तो अब ये फर्स्ट लाइन पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए, ये जो फिनोप्थलीन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखो, जब भी फिनोप्थलीन की बात करी जाए, उसके कलर चेंज की बात करी जाती है, तो वहां पर कैसा सॉल्यूशन होता है, वो होता है बेसिक। अब बेसिक जब सॉल्यूशन रहेगा तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा रहेगी। तो अब ए की जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा। और फिर उसके बाद में बोला गया है कि जब इन दोनों को मिक्स करते तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप बोलेंगे कि जो इन दोनों का रिएक्शन से जब न्यूट्रल हो जाता है, जब वहां पर वो कलर डिसअपीयर हो गया, तो यहां पे क्या बोलेंगे कि भैया इसकी एक की पीएच 7 से ज्यादा है और एक की पीएच 7 से कम है। ए जो है वो है बेसिक और बी जो है वो है एसिडिक। इस तरीके से आप इसे करेंगे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप लोगों के लिए है, ये भी आप लोग बताइएगा, मैं आपको रिएक्शन बता दूंगा, उसके बाद में आप बताना कि 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर। अब आपको पता होना चाहिए कि 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर का मतलब क्या होता है, लेड पाउडर का मतलब होता है पीबी। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया है कि 300 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, तो यहां पर क्या बोलेंगे, CuSO4। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कौन सी वाली रिएक्शन रहेगी, ABCD ऑप्शन है आपके पास में, और जो भी इसका सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 2000 रुपीज UPI मिलेंगे। आप जीतने वाले हो 2000 रुपए इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, अब तुम्हें पैसों का लालच देना पड़ेगा क्योंकि तुम आलसी बहुत हो। जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं बताया अभी तक, बता दो, अभी भी टाइम है, जीत जाओगे आप।
ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पीबी है और यहाँ पर ये कॉपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीबी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो पीबी यहाँ पर जाएगा और बोलेगा कॉपर सीट खाली कर, ठीक है। तो जैसे ही सीट खाली करेगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, PbSO4। तो जब कभी भी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को हटा रहे, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है मेटल एंड नॉन मेटल से है, तो जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में वही देखेगा, बाकी के मत देखना। तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एक्स का, वो दिया हुआ है 287। तो अब आप देखेंगे कि इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जब जाकर के क्या कर लेगा, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल। तो हमने बोल दिया कि ये क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉन मेटल। फिर उसके बाद में वाई का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, वाई का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 है। तो अब अगर इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसको अपने आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है मेटल। और लास्ट में जेड का है नोबेल गैस, तो ये हो गया नोबेल गैस। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बोलेंगे कि भैया वाई जो है नॉन मेटल है और ये जो वाई है वो है मेटल। तो इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिसके अंदर कि हमें क्या करना होता है, हीट देनी होती है। अब 4 ऑप्शन है, क्या है, एक बर्निंग ऑफ कैंडल है, कुकिंग ऑफ फूड है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर है। कौन सी वाली रिएक्शन होगी? अगर ये वाला क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा ना, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, नहीं पिटाई कर दूंगा मैं वहां पर आगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में नहीं अटकना। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग होगी, आपको नहीं समझ, मैं समझाता हूं। अब देखो इसमें बोला गया कि सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with the formation of other product in the reaction. Which of the following events is associated with the production of maximum ATP molecules per molecule of glucose? तो यहां पर क्या बात करी जा रही है भैया, मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स की बात करी जा रही है। तो ये जो मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं, एक लाइन लिखी हुई है NCERT के अंदर कि मैक्सिमम ATP जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। किस में होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। देखो मैं तो स्पेलिंग भी भूल जाता हूं यार, ठीक है, रेस्पिरेशन में होते हैं। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें होगा उसका आंसर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर दिया इथेनॉल इन यीस्ट नहीं होता। फिर उसके बाद में लैक्टिक एसिड इन मसल नहीं होता, भाई इसमें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से होती है। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट सेल, ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट में बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। सबसे पहले फंक्शन ऑफ हार्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी 1 मिनट में, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखो हमारी जो बॉडी होती है इसमें सबसे पहले जो है राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है। फिर उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, ये ब्लड कहाँ पर जाता है, यहाँ से जाता है लंग्स में, ठीक है। अब ये सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद में लंग्स से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है, यहाँ पर पूरी बॉडी से ब्लड घूम करके राइट एट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स के बाद में क्या होगा, ये जो ब्लड है ये वापिस से पंप किया जाएगा, कहाँ पर, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए कि किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर आने वाला है। किस में आएगा, सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा राइट एट्रियम में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जाएगा उससे होते हुए लेफ्ट मतलब लेफ्ट यहाँ पर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। फिर उसके बाद में वेंट्रिकल में निकल जाएगा, फिर उसके बाद में बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। तो फंक्शन ऑफ हार्ट आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी भैया इसी तरीके से है। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, लेकिन पूछते हैं भाई, टीचर हैं, उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ पर गलती करेगा। तो ये मैंने मेरी जो फुल वीडियो है, अगर आपने फुल सिलेबस रिवीजन नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, देखो उसे जा करके, पूरा एक बारी में रिवाइज करवा रखा है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उसे देख सकते हो।
तो जब कभी भी हर्बीवोरस की बात करी जाती है तो इनके पास में क्या होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि जो घास होती है ना उसमें ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, तो उसको पचाने के लिए बहुत बड़ी हाथ चाहिए होती है, तो वो किस में होती है, वो हर्बीवोरस में होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। फिर उसके बाद में आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि देयर वाज अ सेरिबुलर डाई फंक्शन इन अ पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी गेट डिस्टर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। कि भाई एक पेशेंट है जिसका क्या है, सेरिबुलर डाई फंक्शन हो गया, मतलब कि उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हैंग हो गया। तो इससे क्या होगा, जो हमारे सेरिबुलर होता है ना फंक्शन, उसका काम ही होता है कि हमारा जो पोस्चर होता है, हम जो चलते हैं उसको बैलेंस रखना उसका काम होता है। जैसे कि आप देखो कि आप किसी भी चीज को दो मतलब कि सिंगल पहिए के ऊपर आप नहीं चला सकते, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बैलेंस जो है वो हमारा दिमाग करता है। तो ये जब अगर मतलब इसका सिस्टम हैंग हो गया तो क्या हो जाएगा इसमें भैया, इसमें हो जाएगा इसका पोस्चर और बैलेंस इसका खराब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्नेल्स वाला। ये भी आप लोगों के कौन से चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन से, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं आ रहा। अगर जिसके से भी आ रहा है तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। फिर उसके बाद में 13th आता है। 13th के अंदर बोला गया कि इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। भाई ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, इसमें बोला गया है कि भैया एक इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव के ऊपर और बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहा है कि जैसे कि ये मिरर है, इसमें यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, इसी से ही वापस जा रही है। तो ये किसके थ्रू हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। रे डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में इसका आंसर करेक्ट बता देता हूँ भैया। बहुत सारे लोग बोलते भैया आप आंसर नहीं बताते, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट आंसर होगा कि जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया कि एक व्हाइट लाइट हम देते हैं प्रिज्म को, वो हमें ए और बी देता है। तो ये पता होना चाहिए कि क्या होता है भैया, ये जो कलर होते हैं इसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अब ये 7 कलर कौन से होते हैं विबग्योर के। ठीक है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो एक तो स्टार्टिंग जो होती है वॉयलेट से होती है और एंडिंग जो होती है रेड के ऊपर होती है। अब जो भी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, जैसे कि ए वाला जो है ये रहता है रेड और ये वाला रहता है वॉयलेट, तो अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो गया। इस तरीके से हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको सॉल्व। अब इसके बाद में आता है सेक्शन बी। तो देखो भाई, सेक्शन बी के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको बस वही बातें लिखनी है जो कि आपसे पूछी गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड स्टेटिंग द रीजन, कि ये रीजन क्या है। कि जैसे कि आपने बोला है कि एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक क्यों है ये आपको सिंपल सा बताना। अब जैसे कि रिएक्शन इसके अंदर Fe2O3 और 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 और Fe यहाँ पे बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर 3 तरीके की रिएक्शन होंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया, इस तरीके से आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया है आयरन को। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा। अब रेडॉक्स के अंदर क्या होता है, एक जो एलिमेंट होता है वो रिड्यूस होता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे +3। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका स्टेट क्या है, ये है यहाँ पे +0। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हो गया रिड्यूस। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर एल्यूमिनियम ने आयरन को रिड्यूस कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इतना सिंपल होता। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में ये लेड नाइट्रेट है, उसके साथ में सोडियम आयोडाइड है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मतलब ये क्या बन रहा है, यहाँ पे लेड आयोडाइड बन रहा है। अब ये क्या है, ये पीपीटी दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कैसा पीपीटी फॉर्म होता है, येलो पीपीटी फॉर्म होता है। ये आपको पता होना चाहिए किस कलर है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम में और सोडियम और यहाँ पर इन दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन इसे करना है। 2 नंबर के हिसाब से बस लिखना है, एक लाइन आपको लिखने की जरूरत है। और इनमें से जरूरी नहीं कि आपको तीनों लिखना हो, आप या तो एक्सोथर्मिक लिखेंगे या फिर आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे या फिर रेडॉक्स लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 नंबर ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है 22।
अब देखो 22 वाले के अंदर हमसे कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ, आपको दो चीज़ें बोली गई हैं, एलोवली और नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर और लोकेशन बताना और इसका फंक्शन बताना। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टेट किया है यहाँ पे, जैसे कि देखिए कि एलोवली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद में लोकेशन कहाँ होती है, टर्मिनल लेड ऑफ ब्रांचेस इन लंग्स होती है। फिर उसके बाद में फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर आप ये पूरा लिखेंगे तो ही आपको यहाँ पर टीचर कितना नंबर देगा, 1 मार्क देगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर ये नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर टैब्यूलर होता है, किडनीज के अंदर होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। आप बस ये मत सोचो कि मेरे को इसमें थ्योरी वगैरह लिखनी है, बस आप टू द पॉइंट चीजें यहाँ पर देखते हुए चलो, इसमें भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। देन फिर उसके बाद में ये मैंने पेपर जो है पूरा पूरा हैंड रिटन सॉल्व किया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो मैं देख रहा हूँ कितने आलस आ रहा है तुम्हें, एक हाथ तुम्हारे को लाइक से कोई प्रॉब्लम होती है कि लाइक से मुझे लगता है कि बच्चों को पसंद आई ये वीडियो, सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स, तो आपको इसके स्टेप्स बताना। अब देखो इसके अंदर आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे, या फिर आप लोग 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने भी आपको अच्छे लगे। अब ये जो है ये टोटल है आप लोगों का 2 मार्क्स का, तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये है 1 नंबर का, तो आपको इसमें बस 2 ही पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि व्हाट स्पेशल फीचर फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, तो इसका आप लोगों का 1 मार्क रहेगा। इस तरीके से आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और सबसे बढ़िया बात है इस बार कि आप लोगों को चॉइसेस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोग स्टेप्स में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर सनलाइट आती है, तो उसमें बोलेंगे कि प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल, ये जरूर से इंक्लूड करना, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है तो इसको काम कहाँ पे लिया जाता है, इसका काम होता है यहाँ पे इस एनर्जी को यूज में लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर तोड़ा जाता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है कि यहाँ पर मतलब इस सी का ये जो पार्ट है कि व्हाट इज स्पेशल फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट्स ऑफ दिस प्रोसेस, तो हम इसमें बोलेंगे कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, वो दिन में तो कर नहीं सकते क्योंकि दिन में प्लांट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो दिन में उनका काम ये होता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और रात में क्या होता है कि रात में वो CO2 को लेते हैं नाइट के अंदर, और उसके साथ में वो जो एनर्जी उन्होंने दिन में एब्जॉर्ब करी थी उसको यूज़ में लेते हैं। इस तरीके से आपको बताना है। देन फिर उसके बाद में बोला गया कि आपको इनके रोल्स एक्सप्लेन करने हैं कि जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में होता है, ये हम लोग बता देते हैं। जैसे कि अब स्लेवरी या माइलेज है, इसका क्या काम होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू शुगर। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में जैसे कि अब आप बस सिंपल से इसमें ध्यान रखोगे कि एक तो आपके वर्ड के अंदर स्टार्च होना चाहिए, फिर उसके बाद में शुगर होना चाहिए। अगर आप ये लिखते हो तो आपको इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर इसी तरीके से पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में आता है, तो ये इसका कीवर्ड हो गया। फिर उसके बाद में ट्राइप्सिन का क्या काम आता है कि इट हेल्प इन डाइजेस्टिंग द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोटीन्स को स्टोमच में हेल्प करता है, और यहाँ पर ये क्या करता है कि प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स टू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो यहाँ पर ये काम होता है इसका फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करने का, जो कि हमारा लाइपेज होता है। बस इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी के अंदर। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर अब 24। अब देखो इसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर इमेज बेस्ड के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जब आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं एक बार इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये क्या हम लोग स्क्रीन पे ले रहे हैं, क्या ये रियल रेस के मीट होने से हो रही है? नहीं, क्योंकि रेस तो इधर आगे जा रही है। तो इस तरीके की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद में कौन से लेंसेज इसे बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस इसे बनाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, तो यहाँ पर सिंपल सा आएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। देन फिर इसके बाद में आता है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देन वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज में लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग सी वाले को देखते हैं, m इज इक्वल टू हमारे पास में होता है हाइट ऑफ इमेज
इमेज अपॉन में होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू होता है हमारे पास में v बाय यू। अब यहाँ पर साइंस की इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन के अंदर लेंस के अंदर आप ध्यान रखो कि इसमें नेगेटिव केस रहता है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आपको दिया हुआ है कि ट्वाइस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ट्वाइस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला गया है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है इसकी वैल्यू जो गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर आपको गिवन है। बस इसके बाद में आपको यू की वैल्यू निकालनी। तो जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ कि किसने इसका आंसर निकाली है। यार देखो, जब तक आप अगर ऐसे वीडियोस देख रहे हो फायदा नहीं होगा। फायदा लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको अच्छे से समझ के और कमेंट डाउन करना होगा कि हाँ भैया इसका आंसर ये हुआ, जिससे कि जो सिली मिस्टेक्स आपके एग्जाम में होती है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 25। अब ये देखो, ये है हमारे एक न्यूमेरिकल। तो अब देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करनी है। तो एक बार इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है, दो रजिस्टर दिख रहे हैं एक्स और वाई जो कि पैरेलल में। तो हम लोग यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि यहाँ से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ये बोल देंगे आई एक्स, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा, ये करेगा आई वाई। ये हमने इसमें लिख दिया। फिर इसके बाद में बोला गया है कि यहाँ पर कनेक्टेड कितने से 230 वोल्ट से कनेक्टेड है। और फिर उसके बाद में बोला गया कि जब स्विच ऑन है तो एक्स के अंदर जो करंट सप्लाई है वो कितनी गिवन है, यहाँ पर 3.5 एम्पियर। तो हम लोग इसे एक बार लिख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे पहले बोला गया कि कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स, की एक्स के अंदर कितनी पावर डेवलप हो गई। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें तो ज़्यादा कुछ हमें लगाना भी नहीं है। P इज इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है। हमें यहाँ पर करंट इसमें ऑलरेडी एक्स में दिया हुआ है, वोल्टेज 230 वोल्ट है, इंटू 3.5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक इसको 23 इंटू 35 805 वोट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। फिर इसके बाद में सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या कहेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल एंड वाई से डबल है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर वाई के अंदर करंट कितना होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा। क्या याद रखना है, वो याद रखना है आपको ओम्स लॉ। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ओम्स लॉ को याद किया तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। और आपको ये पता है कि यहाँ पर ये पैरेलल में है तो यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि जब ये कॉन्स्टेंट हो गया तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब ये हुआ कि जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका करंट कम होगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इसने जब डबल कहा है, जैसे कि रेजिस्टेंस जब यहाँ पर 2R है तो यहाँ पर जब इसका करंट कितना है वो है 3.5, ठीक है। अब जब हम इसे हाफ कर देंगे, मतलब इस 2 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि I इज इक्वल टू था एक जगह के ऊपर 1/2R और दूसरी जगह के ऊपर है I इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे I की हमें वैल्यू गिवन कितनी है, वो है 3.5। तो 3.5 इंटू 2 हो गया 7 एम्पियर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आई थिंक आप लोग तो स्मार्ट हो, समझ गए होंगे। देन फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ये दो रजिस्टर हैं, एक है R1 और एक है 2R। अब इसमें बोला क्या है कि हम दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे कि रजिस्टर दिए हुए हैं, एक बार इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमको पावर डेफिशिएशन जो है वो है इसका P1, कि जब आपने इसको सीरीज में कनेक्ट करते हो यहाँ पर ये हो गया हमारा P1। तो अब इसके लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं भैया। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ये फिर से यही आ गया, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R, R प्लस 2R 3R हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2R/3 कैसे आई, ये तो आपको पता ही होगा, एक हो जाएगा 1/2R और प्लस एक हो जाएगा 1/R। तो जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर 2R/3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन से वाला फॉर्मूला रहेगा, पावर इज इक्वल टू रहता है V² अपॉन में R ऑफ सीरीज। तो यह हो गया V²/3R। फिर उसके बाद में P ऑफ पैरेलल के अंदर V²/R ऑफ पैरेलल, जो कि यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू इसमें रखी, तो यहाँ से आ गया 3V²/2R। अब आपको यहाँ पर P सीरीज अपॉन में P पैरेलल निकालना है। ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर लिखो और जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी के अभी कमेंट करो, देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर इसका सही कर पाते हैं। मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट देखूंगा, देख रहा हूँ मैं। तुमने अभी तक कमेंट नहीं किया, जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भैया मन नहीं कर रहा, नहीं करूँगा कमेंट। अरे कमेंट नहीं, वहाँ पर तो लिखने के नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग अपनी ऐसे प्रैक्टिस ही मानो। देन फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26। अब इसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक हमारा
चिंटू पुंटू है, ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में गन है जिससे कि कुछ स्प्रे कर रहा है। अब इस इमेज के बारे में क्या गिवन है, हमें दिया गया है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द प्रोसेस शोन इन अ इमेज ऑन अ ह्यूमन इफ दे ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पर इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा खेत है, ये क्या है, ये है हमारी फील्ड, ठीक है। अब फील्ड के अंदर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर स्प्रे कर रहा है। अब ये किस चीज़ का स्प्रे कर रहा है, ये कर रहा है पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है। तो इसमें पूछा गया कि अगर हम लोग लास्ट में होंगे तो हमारे साथ में इस केस के अंदर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप खुद एक बार लॉजिकली सोचो कि फूड चेन के अंदर अगर हम लोग लास्ट लेवल के ऊपर आते हैं, हमने यहाँ पर किसको डाला, यहाँ पर फूड को डाला, तो ये जो सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले हमने फील्ड में डाला, फिर ये पानी के साथ में ये कहाँ पर गया, ये गया रिवर के अंदर, फिर रिवर के अंदर जाने के बाद में इसको फिश ने खाया, फिश को फिर हमने खाया, इस तरीके से ये हमारे लेवल तक आया। तो क्या होगा, हर एक लेवल के ऊपर यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ये तो आपने पढ़ा ही है, तो बस आपको इसी को ही फ्रेम करना है। आपने सोच लिया आंसर, अब आप इसको फ्रेम करना मैं आपको सिखाता हूं। देखो भाई, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, अब देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पर इसमें यूज में लिया है कि पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सो दे रिमेन इन इन्वायरमेंट में रहेंगे फॉर लॉन्गर टाइम, दैट्स वाई दे एक्यूमुलेट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर क्या होंगे, ये इकट्ठा होते जाएंगे। देयरफॉर द लास्ट ट्रॉपिक लेवल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, कि जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल है इसके अंदर हर एक जगह पर एक्यूमुलेट हो गई, तो लास्ट लेवल के ऊपर ह्यूमंस है तो वहां पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी। सो हम लोग बोलेंगे सो ह्यूमंस विल हैव द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। बस इतना छोटा सा आंसर था। अगर आप लोग एक बार सोचना सीख जाते हो साइंस के अंदर, फिर आप अपने वर्ड्स के अंदर फ्रेम करो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेक्शन सी। अब देखो सेक्शन सी के अंदर क्या क्या है, यहाँ पर एक अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को 2 मेटल ऑक्साइड दी जाती है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एज दे शोन इन फिगर, इसको बता दिया, लेकिन ये क्या करा, ये बुड़बक इनको लेबल करना ही भूल गया। अब ये बोल रहा है कि मैं इनको कैसे, मतलब हमें अनिरुद्ध को गाइड करना है और बताना है कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो आप क्या काम करोगे, आपको जब प्यास लगती है पानी पीते हो ना, बस वही पानी डाल देना इसकी मेहनत के ऊपर, क्योंकि इसने मेहनत पर तो पानी डाल ही दिया, ठीक है। जब कभी भी बोले ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के इसने पाउडर वगैरह मिक्स कर दिया, तो बस आपको उसके ऊपर पानी डाल देना, क्योंकि उसने तो पानी डाल ही दिया ना आपकी मेहनत पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब इसका आंसर आप किस तरीके से फ्रेम करोगे। इसमें आपको लिखना है कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये रहा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब आप इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब इसके अंदर रेड लिटमस डालेंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें कैसा मिलेगा, ये मिलेगा ब्लू। तो बोलेंगे कि भैया ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे चमत्कार नहीं होता, वो क्या होता है कि उसने अपना कलर दिखाने लग गया। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वहीं पर अगर बात करते हैं हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की, तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, इसके लिए भी अगर हमने पानी डाला और अगर इसने भी कलर दिखा दिया, फिर हम क्या करेंगे। तो देखो भाई, यहां पर ये क्या होता है, ये जो होती है हमारी, ये होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने की वजह से क्या होती है, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करती। तो इसीलिए जब हम इसके अंदर पानी डाल के इसके ऊपर रेड और ब्लू लिटमस करेंगे तो वो शो ही नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ना कहीं और कुछ मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने की वजह से ये क्या होता है, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता। सो दैट्स वाई इसमें लिटमस जो टेस्ट है वो वर्क नहीं करेगा, लिटमस टेस्ट विल नॉट वर्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में बी। अब बी वाले पार्ट के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर इंशु है, आइशु है, हाँ आइशु को 2 सब्सटेंस दिए जाते हैं, कॉपर सल्फाइड और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। और बोला गया है कि आपको इसमें से कॉपर निकालना है। आपने कभी किए हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट, अभी लैब में गए हो, ईमानदारी से बताना, क्योंकि आपने लैब में जाकर के कभी कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकालने की कोशिश करी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या करा है, इसको बोला है कि आप केमिकल इक्वेशन बताइए कि हाउ आइशु माइट कंप्लीट दिस एक्टिविटी, कि वो कैसे इसको सॉल्व करेगी। तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर आपने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा होगा, तो उसमें यहाँ पर ये सल्फाइड जो है, ये क्या है, ये है सल्फाइडोर। तो जब सल्फाइडोर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है इस प्रोसेस का नाम, जिसके अंदर कि हम लोग इसे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कैल्सिनेशन होता है ना, है ना। तो उसी तरीके से आपको करना है कैल्सिनेशन। जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम इसमें बोलेंगे कि इसका आंसर फ्रेमिंग का तरीका ये होना चाहिए, आपको इस तरीके से एग्जाम बोर्ड्स में लिखना है कि फर्स्टली आइशु का क्या काम रहेगा, वो हीट करेगी कॉपर सल्फाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बस ये लाइन आपको लिखनी है। देन ही विल गेट कॉपर ऑक्साइड जो कि Cu2O रहेगा और सल्फर गैस उसे मिलने वाला है। तो
फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई हमारी, ठीक है। इसके लिए अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखते तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद में बोलोगे कि नाउ अब आयशु क्या करेगी, अब आयशु को हीट करना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड को और कॉपर सल्फाइड को एक साथ, जिससे कि वो कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर पाए और वहां पर कॉपर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे फॉर्म हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसने क्या किया, हमारी बात मानी, कॉपर ऑक्साइड को और कॉपर सल्फाइड को जब हीट किया तो यहाँ पर हमें कॉपर मिला और उसके साथ में सल्फर गैस निकल गई। बस ये इस तरीके से आपको फ्रेम करना है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके अंदर घुमा दिया है। अब स्टूडेंट को अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊं तो वो कर ही नहीं पाएगा। देखो इसके अंदर क्या है, इसमें बोला गया कि एक फैमिली है 4 इंडिविजुअल्स की, जिसमें कि जो फादर हैं उनके पास में बड़े बड़े कान हैं, उनके बहुत ज़्यादा बड़े कान, और जो उनकी मदर हैं उनके पास में शॉर्ट ईयर्स हैं। अब बोला क्या है कि इफ द पेरेंट्स हैड द प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स रेस्पेक्टिवली, कि मतलब ये मानो कि पापा जी के पास में प्योर मतलब कि लॉन्ग हेयर्स के ट्रेट्स हैं, मतलब कि वो डोमिनेट करते हैं, और वहीं पे जो मदर हैं आपकी उनके पास में शॉर्ट हेयर है और शॉर्ट ईयर है। तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन, वही जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है वही यहाँ पे करना है कि भैया फादर के जो बड़े बड़े कान हैं उनके लिए बड़े ई, फिर मदर के जो कान हैं उनके लिए छोटे ई। तो जब ये दोनों मतलब कि जब ये रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल ई और स्मॉल ई। इसमें क्या होगा, डोमिनेंट क्या रहेगा, वो रहेगा लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि डोमिनेटिव रिसर्च से तो ये अपना दिखाएगा। तो इसीलिए F1 जनरेशन में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सभी के कान लंबे रहेंगे। लेकिन जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, यहाँ पर एक किसका चार्ट ये लिख लेना, ये है F2 जनरेशन का चार्ट। अब जब यहाँ पर ये जब मेटिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमें स्पीशीज मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक हमें शॉर्ट ईयर वाले भी यहाँ पर स्पीशीज मिल जाएगी। तो यही आपने यहाँ पर लिखा है, ये हमारी टेबल हो गई कि भैया 1:2:1 के अंदर ये आ जाएंगे। देन फिर इसके बाद में इसके सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि इफ, देखो अब इसमें बोला गया है कि इफ द फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड मदर हैड लॉन्ग ईयर्स देन एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन द रेशियो ऑफ जेनेटिक। नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, आपने बोला है कि भैया फादर को इधर ले आओ, मदर को इधर ले आओ, लेकिन फिर भी यहाँ पर डोमिनेंट तो लॉन्ग ईयर्स ही है ना, तो इसीलिए कोई भी जनरेशन में चेंज नहीं होगा, F2 जनरेशन में जैसा है वैसा ही रहेगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। 31 क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है। इसमें कहा क्या है कि what is the fundamental difference between the hypermetropia and myopia in terms of optical experience of a person। भैया सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पर मैंने ये जो स्पेक्स लगा रखे हैं आपको दिख रहा होगा, जैसे कि देखो मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी इमेज जो है वो ब्लर हो रही है या फिर आपको थोड़ी दूर से दिख रही है, मतलब मैं थोड़ा और क्लियर इसमें दिख रहा हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पर मेरे को जो है वो है मायोपिया। तो ये लेंस लगाने से क्या हो, मेरी आइज की जो साइज है वो हो गई थी लॉन्ग। ये लेंस लगाने से क्या हो कि मेरी रेज जा करके मेरे रेटिना के ऊपर फॉर्म हुई। तो मायोपिया के अंदर केस के अंदर क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर तो आप बहुत क्लियरली दिख रहे हो कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आप दूर चले जाते हो, अब जब आप अपने घर पे चले जाते हो तो मुझे नहीं दिखता। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे को मायोपिया। वहीं पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपकी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एज्ड लोग होते हैं वो किस तरीके से चीजें देखते हैं, जैसे कि उनको फोन भी देखना होता है वो इस तरीके से देखते हैं। हाँ, उनके क्या केस होता है, उनके ये केस होता है कि उनको पास की चीजें नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की चीजें दिखाई देती है। उनके केस के अंदर क्या होता है, उनकी आइज की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भैया यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया जो है ना, इसकी स्पेलिंग बड़ी है तो उनकी आईबॉल्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और जिनकी मायोपिया है उनकी स्पेलिंग छोटी है तो उनकी आईबॉल्स हो जाती बड़ी। तो अब आप इसके अंदर सिंपल सा डिफरेंस बताएंगे कि उनको नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लरी रहते हैं और मायोपिया वालों को फार ऑब्जेक्ट्स ब्लरी रहते हैं। बस इतना सा आंसर आपको लिखना है और इसके लिए आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे 2। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 1 मार्क का है, सॉरी, फिर इसके बाद में इसका जो बी पार्ट है इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द डिफेक्ट शोन इन अ फिगर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये आंख है और इसके पीछे यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब जब इसके पीछे इमेज फॉर्म हो रही है तो यहाँ पर ये जो आई बॉल है इसकी साइज क्या हुई है, इसकी साइज हुई है छोटी। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अभी भी मैंने बताया था कि जिसकी साइज छोटी है मतलब बड़ी स्पेलिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, इस केस के अंदर दिखाया गया। फिर उसके बाद में बताया गया कि यहाँ पर कौन सा एक डिफेक्ट है, मतलब कि कॉज क्या है इसका। भैया इसका कॉज कुछ भी नहीं है, बस आई बॉल शॉर्ट हो गई है। आपको ये लिखना है कि शॉर्टनिंग ऑफ अ आई बॉल लीड्स टू दिस। फिर उसके बाद में बोला क्या है कि एक्सप्लेन विद द रीजंस इफ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज्ड फॉर दिस इफेक्ट। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसको है ना, आप है ना कॉन्वेक्स की जगह पर कॉन्केव बता दो। तो कॉन्केव का काम क्या होता है, कॉन्केव है ना लाइट
लाइट्स को डाइवर्सिफाइज करते, मतलब डाइवर्स कर देता है, मतलब फैला देता है। जैसे कि अब मेरी आईज हैं, ये क्या कर रहा है, जैसे कि आप खुद देखो, ठीक है, चलो मैं आपको ये चश्मा पहनाता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेस क्या हो रही है, ये हो रही है यहाँ पर डाइवर्स, ठीक है। डाइवर्स होने से क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है वो वहाँ पे जाके बन रही है, तो इसमें इमेज क्या होगी, ये और जाकर के पीछे बनेगी। जैसे कि पहले यहाँ पर बन रही थी, तो यहाँ पर जब हमने लेंस लगा दिया तो ये इमेज और पीछे बनेगी, तो क्या इसको कोई हेल्प मिलेगी, नहीं मिलेगी। बस आपको यही इसमें लिखना है। तो हम इसके अंदर आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज कॉन्केव लेंस विल डाइवर्स द रेस कमिंग फ्रॉम द इमेज एंड विल फॉर्म फार बिहाइंड इट, जिस वजह से उसको दिखेगा ही नहीं, क्लियरली कुछ भी नहीं दिखेगा अब तो। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 32। अब देखो 32 वाले के अंदर हमसे कहा गया है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप की बात करी जा रही है, तो ज़्यादा मन में लड्डू नहीं फूटनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर एंड जिसकी लेंथ दिया गया है एल और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो आपको बताना है कि इसका क्या रिलेशन रहेगा। आप बोलेंगे कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के, ठीक है, और हमें ये पता है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल टू आता है रो एल बाय ए। बस आपको ये इसमें लिखना है। ये हो गया आपका यहाँ पर 2 नंबर पक्के। फिर उसके बाद में बोला गया है कि यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो ये भी सिंपल है, आपको बस यही फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया। फिर उसके बाद में आपने क्या बोला है, यहाँ पर ये जो रो को है आप इधर से इधर ले आए, और आप बोल रहे हो कि ये जो रो है, आप खुद एक बार लॉजिकली मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो A है इसको काट देता हूँ, L को काट देता हूँ, इन दोनों की अगर वैल्यू 1 1 रख देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, R बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है ये उस वायर की रेजिस्टेंस होती है जिसकी की लेंथ 1 मीटर होती है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वो क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास में उसकी रेजिस्टिविटी। तो इसी तरीके से आप लोग इसे अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर हैविंग द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर, देन द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको फ्रेम करना है। फिर इसके बाद में 33 वाला क्वेश्चन आता है। अब देखो भाई, ये थोड़ा आपको मतलब ये एक ही क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से, 3 मार्क्स के अंदर है, तो आप इसे ध्यान से देखो। इसमें बोला गया कि मोना है, देखो ये बच्चे सारे एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन हमारे बच्चे को कौन एक्सपेरिमेंट करवाएगा। फिर उसके बाद में बोला गया कि उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास जो कि ये रहा। फिर उसके बाद में बोला गया कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ये देखो ये रहा। अब इसमें ध्यान रखो कि यहाँ पर ये जो है ये है पॉजिटिव साइन, ये है नेगेटिव साइन। तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। फिर उसके बाद में बोला गया है कि यहाँ पर शी मूव्ड द कंपास अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इज नीड, मतलब कंपास नीडल जो है उसका डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो गया। तो अब आप इसके पीछे के लॉजिक और मुझे सब बताइए। तो देखो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूं कि यहां पर डिफ्लेक्शन जो है वो कंपास नीडल का कम क्यों हुआ, क्योंकि हमें सीधा सा पता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिस्टेंस होता है वायर का उससे। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए। फिर सेकंड उसने बोला गया है कि मेंशन द वन थिंग दैट कुड चेंज इन द सर्किट ऑफ अ वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। के मतलब ये बोल रहा है कि हमें ना उसके अंदर है ना, मतलब डिफ्लेक्शन हमें दूर तक बढ़ाना है, फिर उसकी जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ानी है। तो इसके लिए क्या करें, सिंपल सी बात है, करंट बढ़ा दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ में क्या रिलेशन रहता है, वो रहता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन ए वायर। तो यहां पर जब आप वायर के अंदर फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, तो डिफ्लेक्शन भी उससे इंक्रीज होगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अब देखो ये बहुत सिंपल है। इसमें बोला गया है, लास्ट वाले के अंदर बोला गया है कि एक्सप्लेन द रीजन दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर। तो इसीलिए मैंने बताया था करंट के डायरेक्शन। तो अब देखो करंट कहां से कहां जा रहा है, ये देखो इसी डायग्राम के अंदर देख लो, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या काम आता है, राइट हैंड थंब रूल। तो अब सबसे पहले तो क्या करना है, जिस हाथ में आपने पेंसिल पकड़ रखी है उसको दूसरे हाथ में पकड़ना, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो ऐसे जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको उसके अराउंड अपनी अंगुली घुमानी है। तो कैसे अंगुलियां घूम रही हैं आपकी, कैसे अंगुलियां घूम रही हैं, तो भैया आप बोलोगे कि भैया ये तो क्या हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। और आप मेरे को वीडियो के अंदर देख लो, इसीलिए आपको क्या दिखेगा, वो दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, बड़े क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के हैं, तो ध्यान से देखो अब इसके अंदर बोला गया है। अब देखो ये कीर्ति, ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस ही इस बार पूछे गए हैं मोस्टली, तो आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कीर्ति है वो सोच दी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो क्रिश है, ये क्या है, क्रिश इसका कोई एक फ्रेंड है जो कि बोलता है कि नहीं भाई ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। तो अब आपको बताना है कि कौन से की थिंकिंग सही है, अपने रीजन के साथ में एक्सप्लेन कीजिए। तो आप एक बार खुद लॉजिकली सोचो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि यहां पर हम लोग क्या लेके आते हैं, क्लोरीन लेके आते हैं, ब्रोमीन लेके आते हैं, और हम लोग यहाँ पर आयोडीन लेकर के आते हैं। जब हम उसके पास में लेके आते हैं, हाइड्रोजन बेचारा वीक, कार्बन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसको जब कोई भी नया आदमी दिखता है तो उसको ऐसे लात मार देता है, तो वहां पर फिर ये क्लोरीन को बुलाता है। ठीक है, बहुत अच्छे, इसको क्लोरीन के साथ में अपने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, समझ रहे हो, इसको अपने रिलेशंस बनाने होते हैं। और हाइड्रोजन इसका बहुत पुराना, जैसे कि आप लोगों का जो क्या बोलूँ मैं, बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जिसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग हटा देते हैं, और जो नया साथी आता है हमारा, देखो ये अलग अलग हैं, लड़कों के लिए कुछ और होता है, लड़कियों के लिए कुछ और होता है। तो सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड की हम लोग करते हैं कि यार बेस्ट फ्रेंड धीरे धीरे दूर हो जाता है, या फिर एक ऐसा फ्रेंड जो कि अनवांटेड हो, बहुत सारे फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड तो वैसे दूर नहीं होता भाई। सिंपल सा लॉजिक ये है मेरे कहने का कि यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा। सारांश इस बात का यही है, फालतू की घुमाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने जब देखा, देखो भाई हाइड्रोजन मैंने कितना अच्छा बनाया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया, अब उसके साथ में यहाँ पर ही मैंने क्या बना दी, इथेन बना दी। क्लोरीन आया, ये इथेन को पसंद आया, इसमें कार्बन ने बोला मुझे तो क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन के साथ दोस्ती करनी है, तो हाइड्रोजन को हटा देता है। हाइड्रोजन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बोलते हैं मैं दूसरे हाइड्रोजन के साथ में मेरा हाइड्रोजन गैस बना लूंगा। तो यहाँ पर क्लोरीन आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, हेटेरोएटम के अंदर कंपाउंड बन जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरे केस के अंदर जो हमारा क्रिश है, ठीक है, ये जो क्रिश आया था, अब ये क्रिश क्या बोलता है भाई, क्रिश बोलता है कि अनसैचुरेटेड, अब भाई अनसैचुरेटेड में जब होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी, और यहाँ पर वो फिर से क्लोरीन आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर अनसैचुरेटेड तो रहा ही नहीं, वो तो सैचुरेटेड बन गया। तो इसीलिए अनसैचुरेटेड के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर दो कंपाउंड ऐड होने पॉसिबल ही नहीं होते, क्योंकि इनके जो साइज होती है वो बड़ी होती है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आ सकता। बस आप ये समझो कि यहाँ पर दो दो क्लोरीन आएंगे जो कि नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती। बस समझ गए, बस इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसमें बोला गया है कि यहां पर मीथेन एंड प्रोपेन आर द आइसोमर्स दैट आर यूज्ड एज अ फ्यूल। कमेंट, सबसे पहले आप ये बताइए कि इनको हम लोग यूज में क्यों लेते हैं, क्योंकि यार ये गुड फ्यूल्स होते हैं, अच्छे खासे बर्न हो जाते हैं। देन फिर बोला गया है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना इसकी लैंग्वेज के अंदर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का होमोलॉग क्या होगा, मतलब कि एक पीछे वाला। तो प्रोपेन में जब हम लोग एक माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे कि होता है C3H8 होता है। अब इसमें से आप लोग जब CH2 हटा दोगे एक कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H6। तो इसका आपको फॉर्म करके दिखाना है, तो जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा डायग्राम बना रखा है। प्रोपेन में से एक हमने जब ये ग्रुप हटाया तो यहाँ पर इथेन बना, फिर उसके बाद में कार्बन का आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना देना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड। अब देखो थर्ड के अंदर हमें कहा गया है कि एक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन को वेल्डिंग के लिए बर्न करते हैं, ऐसा क्यों। ऑक्सीजन को ही यहाँ पर कैन यू प्रेडिक्ट वाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, कि इथाइन और एयर को यूज में क्यों नहीं लेते। तो इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि आप लोग खुद सोचो, एक बार आप अपना भी दिमाग लगाया करो। कि एक और चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने शायद मिस कर दी, इसमें ये भी बोला गया कि गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस ऑफ अ गिवन होमोलॉगस सीरीज। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंस ऑफ 1CH2 ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, सेम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, और सेम उनका जनरल फॉर्मूला रहता है। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको इसमें लिखने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं लॉजिकली जिसकी बात कर रहा था कि आप खुद सोचो कि हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। तो ऑक्सीजन जब इतनी कम होती है तो क्या वो सही ढंग से बर्न होगी, नहीं होगी, जिस वजह से क्या होता है वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो आपको लिखना होगा कि इफ वी बर्न इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन इनकम्प्लीट कंबशन विल टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई इट विल गिव अ सूटी फ्लेम, and but in the presence of oxygen it will give a blue flame because here complete combustion happening. That's why we use ethane and oxygen combination for welding. इस तरीके से आपको आंसर अपना फ्रेम करना है। की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर फ्रेमिंग आपका काम है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है,
देखो भाई, ये वाला भी क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि ए और बी क्या है, दो सॉल्ट हैं, सोडियम सॉल्ट हैं ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ सल्फ्यूनोइक एसिड रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ए और बी विल प्रेफर एज अ क्लीनिंग एजेंट दैट कैन यूज फॉर अ अंडरग्राउंड वाटर, हैंड पंप का वाटर है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम में लेंगे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एक नोटिफिकेशन आया है भैया, नोटिफिकेशन में पता क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ, बोल रहे कि सर आप लोन ले लीजिए, 10 लाख का आपका लोन अप्रूव हो गया। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बच्चों को पढ़ाना। तो अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, बोला गया है कि एक सोडियम सॉल्ट है, दूसरा क्या बोला गया है, सल्फ्यूनोइक एसिड है। तो अब आप बताओ कि जब सल्फ्यूनोइक एसिड रहेगा, अब यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड वाटर देने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे, मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा Mg+2, कैल्शियम उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो ये होगा जब हम लोग उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होगा कि वो आसानी से सोडियम सॉल्ट्स को उसको हटा देगा। ठीक है, सल्फ्यूनोइक एसिड के अंदर वो क्या होगा कि वो उसको हटा ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर क्लीनिंग एक्शन ही काम नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे जब हम लोग सल्फ्यूनोइक एसिड को काम में लेंगे, तो सल्फ्यूनोइक केस के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर क्लीनिंग एक्शन आसानी से हो जाएगा। वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर हमारे पास में और वहीं पे जो सल्फ्यूनोइक एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि भैया ये तो आसानी से सॉल्यूबल होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ में लेंगे। वहीं पे जो हमारे दूसरे हैं सोडियम सॉल्ट, ध्यान रखना कि ये जो हैं, ये हम लोग अंडरग्राउंड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहते हैं, तो आपको इंक्लूड करना होगा। दैट्स वाई हम लोग इसे यूज़ में नहीं ले सकते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि इलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एक्शन एंड इलस्ट्रेट मिसल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बहुत सिंपल है, इसमें भी ये भी कोई पूछने की बात, ये तो मेरे स्टूडेंट्स को आता ही है। यहाँ पर बताया गया है कि सॉप मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स आर डिफरिंग प्रॉपर्टीज, वन इज हाइड्रोफिलिक दैट्स डिजॉल्व इन अ वाटर एंड वाइल द अदर वन इज हाइड्रोफोबिक दैट डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया है, ये पूरी प्रोसेस आपको पढ़ लेनी है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सोप ऑफ अ पोटेशियम एंड अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, द आयनिक एंड ऑफ अ सोप डिजॉल्व इन अ वाटर वाइल द कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल। कि ये जो, जैसे कि आप खुद इससे समझो कि यार देखो, अब ये ऐसे हैं जिसके कि जैसे मतलब आप ये मानो कि कोई के बड़े बड़े तार हैं, तो वो कहाँ पर गंदगी के अंदर ही जाके उसके चिपकेंगे, उसके पास ज़्यादा गंदगी आएगी। और जो छोटे छोटे नेम बॉल्स होती है उनके ऊपर गंदगी कम होती है, वहीं पे एज कम्पेयर टू वायर्स होते हैं जो लंबे लंबे, उनके अंदर गंदगी ज़्यादा होती है। बस देखो, सिंपल एक्सप्लेन करने के मैं तरीका देख रहा हूँ कि आपको इसे समझ में आ जाए, हमेशा आप याद रखो। तो जिस वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन चेन होती है, कार्बन के साथ में क्या हो जाती है, डर्ट आ जाती है। ठीक है, यही यहाँ पर ये जो डर्ट बनती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं और इसी को हम लोग मिसल्स बोलते हैं। बस सिंपल है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सोप फ्रॉम एन एस्टर। कि एस्टर है, इससे आप लोग इस प्रोसेस को बनाएं। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, एक लाइन की प्रोसेस है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर CH3COCH3 जो कि हमारा क्या होता है, एस्टर होता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या होता है, ये होता है एस्टर। ठीक है, एस्टर को जब आप लोग क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर CH3ONA+ बनेगा, फिर उसके बाद में CH3OH बनेगा। और ये प्रोसेस क्या रहती है, ये रहती है हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन रहती है। बस यहाँ तक ऐसे आपको करना है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो द एंड एक बार जरूर से कमेंट्स में लिखना, और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।